नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों ने लगातार मेरे साथ में मेंस के क्लासेस किए हैं या दूसरे आंसर राइटिंग सेशंस किए हैं और आप लोगों के डिमांड पर ही मैं एक सेशन शुरू कर रहा हूं आप लोगों के लिए। जिन लोगों का प्री लास्ट टाइम क्वालिफाई नहीं हुआ है या जो लोग अपकमिंग यूपीपीसीएस के द्वारा जो कंडक्ट कराए जाने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे आरओ का एग्ज़ाम है या बीईओ का एग्ज़ाम है या दूसरे एग्ज़ाम को आप टारगेट रख रहे हैं जिसमें इंडियन इकोनॉमी का अच्छा खासा वेटेज होता है, तो उसके लिए हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं इकोनॉमी एक्सप्रेस। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम कोई भी एक टॉपिक को उठाएंगे, उसको बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड पीवाईक्यू कोई आया है या ऐसा एक मॉडल क्वेश्चन जो आगे बेस बन सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो हमारा सेशन किस तरीके से होगा कि हम 20 मिनट के इस सेशन में कोशिश करेंगे कि हर एक सेशन आपके बहुत अच्छे कंसेप्ट को क्लियर कर दे और आप क्वेश्चन को टैकल भी करने की आपको कहीं ना कहीं इसमें रणनीति भी पता चल जाए कि अब एग्ज़ाम का जिस तरह से जो स्टैंडर्ड बदल रहा है, एग्ज़ाम जिस तरह से नए डायमेंशंस अपने आप में कवर कर रहा है, तो उसके लिए आपको पहले से क्या करना होगा, तैयार रहना होगा। तो चलिएगा हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो हम लोग इस सेशन को नए डायमेंशन तक जरूर लेकर के चलेंगे। तो आज जो हम लोग समझने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि इंडियन इकोनॉमी में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो बैंकिंग सेक्टर का खासा वेटेज रहता है। चाहे आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हो या अदर एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप सबसे पहले अगर आप देखोगे कि इंडियन इकोनॉमी में एक तो बैंकिंग सेक्टर का अच्छा वेटेज आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे जो 3 सेक्टर हैं इकोनॉमी के, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री या आपका सर्विस सेक्टर, तो प्री और मेंस दोनों में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से खूब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेंस में मेनली अगर आप देखोगे सर्विस सेक्टर से क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा प्रीलिम्स में आप देखोगे फॉरेन मार्केट या फॉरेन ट्रेड से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगातार, पीवाईक्यू उठा के देखोगे, या इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के भी वो लगातार आपसे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या टैक्सेशन से या फिस्कल पॉलिसी को लेकर भी क्वेश्चन क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। और अपकमिंग जो बजट है उस बजट से भी ज़रूर ही आप लोगों से क्या किए जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम इस पूरे इकोनॉमी एक्सप्रेस के सेशन में कोशिश ये करेंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के, हमारा पहले कवरेज रहेगा कि जहाँ से हर बार एक क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, पहले हम उन सेगमेंट्स पर फोकस करेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों की डिमांड अगर रहेगी कि कोई टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है, किसी टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है, तो उन सेगमेंट पर भी मैं आपसे क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। चलिएगा, इंडियन इकोनॉमी में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर में, या बैंकिंग सेक्टर का जो हमारे यहाँ रेगुलेटिंग अथॉरिटी है या नियामकीय जो संस्था है वो कौन है, आरबीआई देखने को मिलता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई को आप लोगों को पता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री या देश का केंद्रीय बैंक के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और सभी को पता है कि आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट किसके रिकमेंडेशन पर हुआ था, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सभी को ये अच्छे से पता है। इसके अलावा आरबीआई अपने आप में एक सांविधिक संस्था है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इस बात का मतलब है किसी न किसी एक्ट होगा इसके लिए। तो आरबीआई के लिए डेडिकेटेड एक्ट जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 है, ये सभी को पता है। इसके अलावा आरबीआई का इस एक्ट के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इनिशियल बेसिस पर आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता हुआ करता था। फर्दर इन द ईयर 1937 इट्स ट्रांसफर टू दी मुंबई। इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, मुंबई में क्या कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। इनिशियल बेसिस पर आरबीआई अपने आप में नेशनलाइज्ड बॉडी नहीं थी या केंद्रीय या राष्ट्रीयकृत संस्था नहीं थी। आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई किया गया। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई या आरबीआई का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। अब बेटा अगर आप देखोगे कि सबसे मेन बात कि मैंने कहा कि आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है, यानी कि देश का क्या है, केंद्रीय बैंक है। और केंद्रीय बैंक है तो ये
टॉप रेगुलेटिंग अथॉरिटी है मनी मार्केट के अंतर्गत, या मुद्रा बाजार के अंतर्गत ये टॉप रेगुलेटिंग अथॉरिटी आपको देखने को मिलेगा। तो आरबीआई को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए या आरबीआई को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए एक और एक्ट बनाया गया था, जिस एक्ट का नाम था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये कानून भी क्या किया गया था, बनाया गया था। अब चूंकि आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक होता है, तो आरबीआई इसी बेसिस पर आरबीआई को गवर्नमेंट्स बैंक भी बोला जाता है, भारत सरकार का बैंक भी कहा जाता है, और बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है, यानी कि बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। यानी कि सरकार को अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो आरबीआई से लोन ले सकते हैं, या बैंकों को ज़रूरत पड़े तो बैंक भी लोन ले सकते हैं। सरकार के पास मान लीजिएगा एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्शन हो गया है, या अतिरिक्त राजस्व का संग्रह हो गया है, या पैसा सरकार ने ज़्यादा जो है टैक्सेशन से कमा लिया है, तो सरकार अपना जो है सरप्लस अमाउंट या सरप्लस रेवेन्यू को आरबीआई के पास में डिपॉजिट भी कर सकता है। ठीक इसी तरह से बैंक्स भी अगर कस्टमर को लैंडिंग ना करना चाहें या ग्राहकों को पैसा उधार ना देना चाहें, तो वो आरबीआई को भी क्या कर सकते हैं, अपने फंड को डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक खास बात आपको और याद रखनी है कि चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था का विकास करना, इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना हमारे सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों का उद्देश्य होगा। भारत सरकार भी चाहती है देश की अर्थव्यवस्था का विकास करना, और आरबीआई भी चाहता है देश की अर्थव्यवस्था का क्या करना, विकास करना। तो दोनों लोग देश की अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए जो पॉलिसी फ्रेम करते हैं, जो नीति बनाते हैं, उन नीतियों को आपको याद रखना है कि भारत सरकार की जो नीति है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। सिंपल से टर्म में याद रखना, बाकी फिस्कल पॉलिसी के काफ़ी सारे डायमेंशन हैं। तो अभी आप सिंपल से ऐसे याद रखना कि राजकोषीय नीति ये किससे संबंधित होती है, तो राजकोषीय नीति सरकार से संबंधित होती है, जो कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कहीं ना कहीं समर्पित होती है। ठीक इसी तरह से आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए या तरलता के समायोजन के लिए जो नीति बनाता है, उसे क्या कहा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति। उसे क्या बोला जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति कहा जाता है। ये सभी को आपको पता होगा। और आरबीआई हर बाई मंथली बेसिस पर, यानी कि आरबीआई हर 2 महीने के स्तर पर क्या करती है, आप सभी को ये अच्छे से पता है कि जो आरबीआई ऑन बाई मंथली बेसिस क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करता है। हर 2 महीने के स्तर पर क्या करता है, रिव्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति की क्या करता है, समीक्षा करता है। और आरबीआई में भी जो डेडिकेटेड बॉडी है उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मौद्रिक नीति समिति, या जिसे हम मौद्रिक नीति समीक्षा समिति के नाम से जानते हैं। तो इतना बेसिक आपको पहले क्या करना है, पता होना चाहिए। बाकी रेगुलर सेशंस में हम लोग एक दिन पूरा जो है बेसिक बातों पे ही क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले अभी के बेसिस पर इतना पता रखिएगा मैंने क्या क्या बताया, उस चीज़ को आपको क्या रखना है, सिंपल से टर्म में। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, किसके रिकमेंड है, हिल्टन यंग। एक्ट कौन सा है, कौन सी तारीख में, कब नेशनलाइजेशन किया गया, या इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कौन से कानून से किया गया, ये भी याद रखना है। आरबीआई जो देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, तरलता के समायोजन के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, मंदी को दूर करने के लिए जो पॉलिसी फ्रेम करता है, उस पॉलिसी को बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। और हर 2 महीने के स्तर पर, 60 दिनों के स्तर पर आरबीआई में एक कमेटी है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। वो हर 2 महीने के स्तर पर क्या करता है, इस मौद्रिक नीति की क्या करता है, समीक्षा करता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा हर 2 महीने के स्तर पर क्या किया जाता है, मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है। अब चलिए पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में, पहले ध्यान से पढ़ना है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आरबीआई की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोल ऑफ आरबीआई इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर। पहला है, आरबीआई एक्ट एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, कि आरबीआई जो है वो सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है, एंड रेगुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी, और मौद्रिक नीति का क्या करता है, नियमन करता है। पहला स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट अगर आप देखोगे कि आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है, तो अगर हम जब भी फंक्शंस ऑफ आरबीआई पढ़ते हैं
और सबसे शुरुआती जो है आरबीआई के काम अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहली बात हम देखते हैं कि आरबीआई जो है बैंकर टू दी गवर्नमेंट और दूसरा जो है बैंकर टू दी बैंक्स। ये दो चीजें हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि आरबीआई बैंकों का बैंक होता है और आरबीआई जो है क्या देखने को मिलता है, भारत सरकार का बैंक होता है। इस बात का मतलब क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि सरकार अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर सकता है, बैंक भी कर सकते हैं। सरकार को जरूरत पड़े तो आरबीआई से पैसा उधार ले सकते हैं, बैंकों को जरूरत पड़े तो वो आरबीआई से पैसा उधार ले सकते हैं। तो ये पहली बात बताई। और दूसरा मैंने बताया कि हर 2 महीने के स्तर पर आरबीआई क्या करता है, मौद्रिक नीति को जारी करता है। तो पहला स्टेटमेंट इस तरीके से अगर आप देखोगे कि आरबीआई एक्ट एज द बैंकर टू दी गवर्नमेंट, बैंकों सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है और मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है, रेगुलेशन करता है। अगला लिखा है कि कहीं ना कहीं यह ऑन साइट और ऑफ साइट निरीक्षणों के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों की निगरानी करता है। आरबीआई सुपरवाइजेज द कमर्शियल बैंक्स थ्रू दी ऑन साइट एंड ऑफ साइट इंस्पेक्शन। अब देखो यहाँ पे दो टर्म आपके सामने आ रहे हैं। दो टर्म क्या क्या आ रहे हैं कि एक पहला टर्म आ रहा है कमर्शियल बैंक्स यानी कि वाणिज्यिक बैंक, और दूसरा है सुपरविजन या सुपरवाइज, ये टर्म लिखा हुआ है और कैसा है, ऑन साइट एंड ऑफ साइट सुपरविजन। तो सबसे पहली बात अगर आप देखोगे बेटा कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, तो आप सभी को पता है कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। तो कमर्शियल बैंक में अगर आप देखोगे कि दो टर्म छिपे हुए हैं। पहला तो टर्म है बैंक। तो बैंक क्या होता है, सभी लोगों को पता है कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है या एक ऐसी संस्था होती है जो क्या करती है, लोगों से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, जमा स्वीकार करती है और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए लोन अवेलेबल करवाती है, यानी कि ऋण उपलब्ध करवाती है। किसके लिए, उपभोग एवं निवेश के लिए। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि बैंक क्या होता है, तो बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो ग्राहकों से जमा को स्वीकार करती है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, और दूसरी बात हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये लोन प्रोवाइड करता है किसके लिए, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन के लिए। अब यहाँ पे क्या टर्म लिखा है, कमर्शियल। कमर्शियल जैसे ही वाणिज्यिक शब्द आ गया तो वाणिज्यिक अपने आप में कमर्शियल, कोई भी वाणिज्य क्यों करना चाहता है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए, यानी कि प्रॉफिट और इंटरेस्ट को गेन करने जो है, ये मेनली हमें जो है कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होता है। तो आप देखोगे कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, ऐसे बैंक जिनका मुख्य उद्देश्य ब्याज अथवा लाभ कमाना होता है, कि सच बैंक्स हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मोर प्रॉफिट और इंटरेस्ट इज नोन एज कमर्शियल बैंक, कि ऐसे बैंकों को ही हम कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। तो सबसे पहली बात बता आ गई कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। क्या आरबीआई कमर्शियल बैंक की निगरानी कर सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ये है कि क्या आरबीआई इनकी निगरानी कर सकता है। तो हाँ, आरबीआई केवल कमर्शियल बैंक की निगरानी नहीं कर सकता है। कमर्शियल बैंकों के अलावा भारत में संचालित होने वाले प्रत्येक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की निगरानी कर सकता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आरबीआई को एम्पावर किया गया है। यह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत आरबीआई को शक्ति दी गई कि भारत में संचालित होने वाले प्रत्येक बैंकिंग वित्तीय संस्थान की आरबीआई क्या कर सकता है, निगरानी कर सकता है। तो प्रत्येक बैंकिंग वित्तीय संस्थान में कमर्शियल बैंक भी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अब एक टर्म अपने ऑप्शन में निकल के आ रहा है, ऑन साइट सुपरविजन और ऑफ साइट सुपरविजन। मतलब बैंक की शाखा में जा करके या दूर से ही डॉक्यूमेंट मंगा करके क्या कर सकता है, निगरानी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट बेटा आपको जो देखने को मिल रहा है कि इट आरबीआई सुपरवाइजेज कमर्शियल बैंक्स थ्रू ऑन साइट एंड ऑफ साइट इंस्पेक्शन, बिल्कुल कर सकता है। अब अगला लिखा हुआ है कि आरबीआई डायरेक्टली लेंड्स टू द प्रायोरिटी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर। आरबीआई सीधे कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण देता है। अब सबसे पहली बात याद रखना है कि आरबीआई जो है, हमें क्या देखने को मिलता है, चूंकि देश का केंद्रीय बैंक है और आरबीआई के अंतर्गत कई तरह के बैंक इंस्टीट्यूशन, जैसे हमें नॉन शेड्यूल बैंक यानी कि अनुसूचित बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक यानी कि गैर अनुसूचित बैंक, इसमें हमें कमर्शियल बैंक देखने को मिलेंगे, वाणिज्यिक बैंक,
नॉन जो है कोऑपरेटिव बैंक यानी कि सहकारी बैंक संचालित होते हैं। तो हमारे देश में अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे कि आरबीआई के अंडर भारत में जितने भी बैंक संचालित हो रहे हैं वो सारे बैंक जो हैं वो आरबीआई के अंडर क्या होते हैं, संचालित होते हैं। और हमारा और आपका वास्ता जो है, अगर आप देखोगे कि जनता जो है वो डायरेक्टली आरबीआई से कनेक्ट नहीं होता है। मतलब कभी आपने सुना है कि आप आरबीआई में पैसा जमा करने जा रहे हो? कभी आपने सुना है कि आरबीआई से आप पैसा उधार लेने जा रहे हो? आपका लेना देना किससे होता है? आपका लेना देना जो है जिस बैंक में आपका अकाउंट है या कोई भी बैंक जो डायरेक्टली मार्केट में ऑपरेट हो रहा है उनसे क्या है, आपका सीधा लेना देना होता है। अगर इतना भी बेसिक पता है, भले ही आपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का प्राथमिक क्षेत्रक उधारी का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर आपको इतना पता है कि चूंकि आरबीआई सीधा जो है जनता से कनेक्ट नहीं होता है या सीधा जो है बैंकिंग एक्टिविटी में इंटल्ज नहीं होता है, यानी कि आरबीआई न तो बैंकों को सीधा जो है पैसा उधार दे, आरबीआई न तो लोगों को सीधा पैसा उधार देता है, न लोगों से सीधा पैसा जो है जमा करवाता है, तो आप देखोगे तीसरे ऑप्शन को आप सीधे डायरेक्टली क्या कर पाओगे, यहाँ से आप एलिमिनेट कर पाओगे। तो लिखा हुआ है आरबीआई डायरेक्टली लेंड्स का मतलब है उधार देना। प्रायोरिटी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर आरबीआई सीधे पैसा नहीं देता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया अपना, दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, तीसरा स्टेटमेंट बेटा यहाँ पे क्या है, गलत है। इस चीज को क्या रखना है, याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, 1 और 2 ओनली। आपको क्या करना है, क्वेश्चन की इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। आपने जो भी कंसेप्ट पढ़ा है उस कंसेप्ट में सबसे पहली बात तो दिक्कत क्या है कि हम जो है ऊपरी स्तर पर कोई भी क्वेश्चन को पढ़ के सीधा टिक कर देते हैं। आपने अगर पढ़ा है तो पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है। और इस बार अगर सभी प्रश्न अगर आप देखोगे अपने एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में मल्टी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आए, और मल्टी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को हैंडल करने का एक ही तरीका है कि अपने कंसेप्ट्स को बहुत क्लियर रखिएगा। बिल्कुल इनको अगर आपने क्लियर नहीं करके चले तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस, अगर आपने सतही ज्ञान है आपके पास में या आपके पास में उथला ज्ञान है या आप इंटरकनेक्टिंग स्किल नहीं है आपके पास, कि आपने इकोनॉमी को पॉलिटी के साथ कनेक्ट नहीं किया या हिस्ट्री के साथ आपने नहीं समझ के पढ़ा, तो आपका क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपके 3 सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, इनके क्वेश्चन एक दूसरे के म्यूचुअल जो आपका नॉलेज है उससे क्या होते हैं, टैकल होते हैं। इस चीज़ को क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। इस सीरीज में हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। हम डेली शाम को 6 बजे मिलेंगे। आप अपने क्वेश्चंस को भी भेज सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल डाउट आ रहा है उन क्वेश्चंस को भी हम लोग इस सेशन में ले लेंगे, या आपका कोई टॉपिक जिस पे आपकी कमांड नहीं बन पा रही है, जिस पे आपको दिक्कत है, तो उसको भी क्या करिएगा, भेजिएगा। और हम धीरे धीरे जो है आपके एग्ज़ाम को और ज़्यादा जो है आसान बनाने के लिए काम करेंगे। हमारी पूरी टीम इसी संबंध में लगी हुई है कि आप सभी लोगों के साथ जो भी लाइव क्लासेस लेते हैं, चाहे जो है आप योगी सर के साथ पढ़ रहे हो, चाहे विपुल सर के, विवेक सर के साथ पढ़ रहे हो या सुमित सर के साथ पढ़ रहे हो, आपका काम आसान कराना है मेन हमारा। दूसरा, अभी हाल ही में हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है आरंभ 17.0। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, मतलब बिल्कुल स्क्रैच लेवल से तैयारी करना है, तो आप फाउंडेशन कोर्स को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों को जो है क्या किया जा रहा है, कवर अप किया जा रहा है। आपको करना क्या है, कोर्स को इनरोल करने के लिए हमारा कूपन कोड RJT लाइव का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर और कोर्स को लेकर के कोई कन्फ्यूजन है तो कॉल कर सकते हैं 9289996921। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करना है रजत शर्मा सर या QR कोड को स्कैन कर लेना है। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा स्टडी IQ के साथ। थैंक यू।